ये टेक्निक्स का दो जगह प्रैक्टिकल है तो वो अभी देखेंगे बाद में। पहले हम लोग जो इसी से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन है उसको खत्म कर लेते हैं। तो ए में था टेक्निक, बी में क्या था परचेज ऑफ मटेरियल्स ना, बी में जाइए परचेज ऑफ मटेरियल्स, उसी के जस्ट बाद में उठा लीजिए परचेज ऑफ मटेरियल्स। तो परचेज से रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है। तो परचेज कैसे करते हैं क्या है उसके बाद में देखेंगे। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, सब आ गया इसमें। परचेज क्योंकि मेन फंक्शन हो गया, क्या होगा, हमको रॉ मटेरियल्स खरीदना है या जिसका भी जरूरत है, जनरल सप्लाईज का, टूल्स, ऑफिस, स्टेशनरी, ठीक है। तो एसेंशियल है परचेज, एफिशिएंट परचेजिंग में क्या क्या जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो पहला क्या, राइट क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्राइस, डिलीवरी सही टाइम पे सही प्लेस पर हो जाए। परचेज किसके द्वारा होता है, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन जिसको जहाँ पे ये सब प्रोडक्शन सब चलता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, प्रोडक्शन, परचेज, तो अलग अलग ये, ठीक है। तो परचेज किसका जिम्मा है, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, हम पढ़े ना परचेज डिपार्टमेंट, आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट के पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, है ना। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, HR, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगी तो क्या देखेगी वो कि सही हमको प्राइस पे मिल रहा है कि नहीं, फेवरेबल टर्म है कि नहीं, क्वालिटी ठीक है कि नहीं, ठीक है, कितना हमको खरीदना है, कितना मेरे पास बजट है, कितना फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके कितना हम खरीद सकते हैं या जो भी, ठीक है, जो भी परचेज से रिलेटेड टर्म्स है उसको देखेंगे। एसेंशियल क्वालिटीज लिखा हुआ है परचेज ऑफिसर में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है तो ये आप रीड कर लीजिए, मेनली क्या है सारा परचेज से रिलेटेड है। देखिए परचेज प्रोसीजर है, प्रोसीजर में आइए कैसे परचेज किया जाता है, ठीक है। तो डिटेल जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है कि किस तरह से वो खरीदते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है या नॉर्मल क्या होता है। देखिए पहला क्या, परचेज रिक्विजिशन। रिक्विजिशन क्या होता है, रिक्विजिशन कि आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना कि आपको परचेज के लिए क्या है इतना परचेज करना है, तो उसके लिए जो रिक्विजिशन जैसे स्लिप में भरे कि ये है, ठीक है, इतना हमको परचेज करना है। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, क्या कौन इसको सप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग सप्लायर्स हैं तो देखेंगे किस में, या हम लोग क्या करते हैं कि अगर मटेरियल चाहिए और हमको नहीं पता चल रहा है कहाँ से करना है तो टेंडर से निकलता है ना कि कौन लोग सप्लाई करेंगे हमको, है ना, पेपर में आता है ना इतना ये चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, और आप लोग कम्युनिकेशन ये सब में भी पढ़े होंगे सब, है ना। फिर क्या है, परचेज ऑर्डर और फॉलो अप। तो परचेज का ऑर्डर देते हैं हम लोग और उसको फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन है, कब आ रहा है, ठीक है, क्या है, क्यों लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके। फिर रिसीट ऑफ मटेरियल, अब क्या हो गया, वापस अब आ गया परचेज ऑर्डर जो दिए वो क्या आ गया, वापस आ गया आपके पास। अब क्या आ गया वापस में, मटेरियल, मतलब मटेरियल आ गया आपके पास, है ना। परचेज ऑर्डर आप दिए और जिनको सप्लाई करना था वो मटेरियल दिए तो रिसीट किया, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, मिलाते हैं उसको, इंस्पेक्शन करते हैं ना कि वही है कि नहीं, और टेस्टिंग करते हैं कि ठीक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो क्वालिटी का बोलते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीज देखते हैं। फिर रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल, जो चीज़ मेरा क्या है क्वालिटी ठीक नहीं है या जो हम बोले थे वो मटेरियल नहीं है तो क्या करेंगे, रिजेक्ट किए ना उसको, रिटर्न कर देंगे। फिर क्या, परचेज पासिंग इनवॉइसेस फॉर पेमेंट, जो पेमेंट किए उसके लिए क्या किए, इनवॉइस इशू कर दिए। क्लियर हो गया, ठीक है। पासिंग इनवॉइसेस फॉर पेमेंट की, इसका पेमेंट कर दीजिए आप, उसके लिए जो बिल हम लोग कर देते हैं, हाँ ये अब जो ऑर्डर मिला है उसको क्या करना है, पेमेंट करना है ना, सप्लायर को देना है ना पैसा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद परचेज रिक्विजिशन का क्या फॉर्मेट है, देखिए कौन किस डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट इसके लिए बोल रही है, ठीक है। तो फॉर्मेट बस दिया हुआ है, फॉर्मेट बस देख लीजिए, ठीक है, घर में थोड़ा 1 मिनट में देख लीजिएगा क्या क्या है। देखिए तो नंबर है, डेट है, कौन सा आइटम चाहिए, कैसा क्वालिटी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन और उसका कोड नंबर क्या है और क्यों आप ये मंगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन की जरूरत है तो प्रोडक्शन के लिए जो भी जरूरत है लिखिए वहाँ, ठीक है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद एक एक पॉइंट को वही डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। इसको अभी पूरा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एकदम आप रिवीजन कर लिए, फिर टाइम है तो देख लीजिएगा बस, पूरा ऐसे नहीं आएगा कि पूरा ये सब बनाइए ऐसे ऐसे करिए, ये क्या है आपको डिटेल में बस समझाया जा रहा है। क्लियर हो गया। तो परचेज में क्या है, परचेज में तो ये फॉर्मेट ऑफ गुड्स रिसीव नोट है, तो वो सारा पॉइंट जो अभी किए ना उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। और 17 में अगर आप देखिए, 17 में देखिए 2 कोटेशन रिसीव हुआ है इनको कि सप्लायर ए बोल रहे हैं हम इतना में सप्लाई करेंगे, बी बोल रहे हैं हम इतना में, तो हम लोग क्या देखेंगे किसका सस्ता है,
ठीक है, किसका सस्ता आ रहा है देखिए तो, बी का कि ए का, इलस्ट्रेशन 17, बी का आ रहा है 18,330 है और ए का है, ए बोल रहे हैं हम वही सामान 22,000 में देंगे, तो किसको ऑर्डर मिलेगा? अच्छा, जो सस्ता में दे रहे हैं ना, सेम सामान दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको दे दें। क्लियर हो गया? तो इसको बस रीड कर लेना है, रीड लिख सकते हैं आप इसमें। ये ऑलरेडी हम लोग ये कोटेशन वाला चैप्टर किया था ना, टेंडर वाला, टेंडर किए थे ना, टेंडर स्टेटमेंट वही जो बनता है हम लोग का कॉस्ट स्टेटमेंट के जैसा, ठीक है, तो उसका है, तो रीड लिख लीजिए इसमें, बस रीड कर लीजिएगा, लास्ट में रीड करना है। पहले एग्जाम के लिए क्या है, परचेज, तो हम लोग क्या पढ़े अभी, परचेज ऑफ मटेरियल पढ़े, ठीक है, तो क्या इसमें जरूरी है, कैसे पढ़ना है इसको, परचेज ऑफ मटेरियल है तो परचेज का क्या होता है, परचेज में होता क्या, तो खरीदते हैं, तो उसका डिटेल में लिखा हुआ है, जनरल सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, टूल्स खरीदते हैं ये सब, और परचेज डिपार्टमेंट का ये काम है, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या क्या चेक करती है, क्वालिटी ये सब की, कौन बना रहे हैं, क्या सब, क्या पोजीशन कैसा है, ठीक है, ये सब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स, एसेंशियल क्वालिटीज क्या होना चाहिए, तो इसको पढ़ लेना है, परचेज का प्रोसीजर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि आप क्या लिखिए, जो परचेज से रिलेटेड हम लोग ये सारा पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, किसमें पढ़ रहे हैं, क्या था, मटेरियल कंट्रोल के में ना, मटेरियल कंट्रोल का अगर 15 मार्क्स का, अभी हम क्वेश्चन लिखवा देंगे आपको बाद में, सब क्वेश्चन भी लिखवा देंगे ये जो भी रिलेटेड है। तो परचेज ऑफ मटेरियल का अगर लॉन्ग आंसर में आएगा हम लोग का कंट्रोल में लिखिए, तो पहले तो टेक्निक्स के बारे में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सबका एक्सप्लेन करने लगे तो उसी का एक ही टेक्निक अब चल जाएगा, चाहता हूँ उतना नहीं करना है, मेनली क्या है उसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है या क्या है। तो परचेज का भी क्या बताएंगे, परचेज क्या होता है ना, परचेज डिपार्टमेंट करता है, और इसका प्रोसीजर क्या है ये लिख सकते हैं, और उसका ऑफिसर का क्या क्वालिटी है, अगर हमको मन किया तो लिखेंगे, तो वो भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो हम सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो मेरा बहुत पीछे आ जाएगा ना, तो सोच के करना है कि हमको 5 पेज में मैक्सिमम 6 पेज में खत्म करना है, ताकि आगे आंसर भी हम कर पाए, ठीक है। तो परचेज प्रोसीजर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिक कर लीजिए उसको, वो आप जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो मेन है, कैसे परचेज करते हैं, ठीक है, मेन स्टेप्स है ये परचेज करने का। क्लियर हो गया? हिंदी में नहीं है, इंग्लिश से कर लीजिएगा, लिख लीजिए परचेज प्रोसीजर इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश वाले जिनका है वो टिक कर लीजिए आप लोग, ताकि हिंदी वाले भी देख पाए कि क्या करना है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ ये सब दिया हुआ है, परचेज ऑर्डर, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी में आइए, परचेज के बाद क्या है, स्टोर्स रिकॉर्ड लिखा हुआ है, या स्टोरिंग ऑफ मटीरियल्स, हिंदी में क्या है देखिए तो, सी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ आपने, सामग्री, हाँ, तो हिंदी में अलग से दिया हुआ, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है सी, आपको लिखना होगा, पेज नंबर 70 में आइए, इंग्लिश वाले आ गए, देखिए 70 में स्टोर्स रिकॉर्ड लिख रहा है आपको, स्टोर्स रिकॉर्ड से पहले सी जोड़ दीजिए, मतलब सी लगा दीजिए उसमें, और उसके ऊपर हेडिंग दे दीजिए, तो स्टोर्स रिकॉर्ड के ऊपर हेडिंग स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, यही है सी, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, सी फिर से लिख दीजिए, सी स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, मतलब ये सी ए हो क्या था टेक्निक, बी क्या था परचेज, सी क्या है स्टोरी, मतलब क्या देख रहे हैं आप, मटेरियल से संबंधित अलग अलग पॉइंट देख रहे हैं ना, पहले टेक्निक देख लिए, फिर परचेज देख लिए, फिर स्टोरिंग देख लिए, अभी स्टोरिंग देख रहे हैं। तो स्टोर करने का 2 मेन रिकॉर्ड है इसमें, स्टोर्स का अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, 2 मेन रिकॉर्ड्स होता है इसमें, क्या क्या है, एक क्या है बिन कार्ड्स और दूसरा क्या है स्टोर्स लेजर, ठीक है, नाम क्या है बिन कार्ड और एक स्टोर्स लेजर जनरली मेंटेन होता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मटेरियल इनवर्ड बुक्स भी हो सकता है, इशू बुक हो सकता है, मटेरियल रिटर्न बुक, या मटेरियल ट्रांसफर बुक भी मेंटेन किया जा सकता है, मतलब इनके अलावा भी ये सब किया जा सकता है, मतलब कि अलग से रजिस्टर भी रख सकते हैं आप। तो बिन कार्ड क्या होता है, देखिए बिन कार्ड क्या है, तो बिन क्या हो गया, कंटेनर, डस्टबिन बोलते हैं ना, यहाँ डस्टबिन नहीं, यहाँ बिन, ठीक है, मतलब डस्टबिन के लिए नहीं है, बस बिन है वो, तो उस बिन में क्या है लिखा हुआ है, कंटेनर जिसमें मटेरियल को रखा जाता है। क्लियर हो गया? तो मटेरियल को जिसमें रखा जाता है, तो सेपरेट बिन्स को मेंटेन किया जाता है, हर तरह अलग अलग तरह का मटेरियल के लिए। जो स्टोर क्या हो गया, जहाँ मटेरियल रहता है, जैसे ये रूम मान लेते स्टोर है, यही मटेरियल हम लोग रखते हैं, तो अलग अलग मटेरियल है, ठीक है। एक बिन किसके लिए, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक जगह इतना बना दिए, यहाँ इस तरह का मटेरियल रहेगा, ठीक है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, तो उसमें सीमेंट बनने के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए ना आपको, एक मटेरियल जो चाहिए हम यहाँ रख लिए, ठीक है, इतना जगह में, फिर दूसरा मटेरियल चाहिए उतना जगह में रखे, और अलग अलग सबके लिए क्या रख दिए, कंटेनर्स रख दिए, उसी को क्या बोल रहे हैं, बिन बोल रहे हैं, है ना, जिसमें वो मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है, बिन कार्ड्स
जो बिल कार्ड्स होता है उसमें क्या होता है, डिटेल होता है, ठीक है, डिटेल होता है, क्या चीज का डिटेल, रिसीट और इशू का, मटेरियल का और बैलेंस का, ठीक है। मतलब बिल तो रहता ही है, जो कंटेनर है उसके साथ एक कार्ड लगा देते हैं, उसी को कार्ड में क्या बोलते हैं, बिल का। तो उस जो वहां पे कंटेनर हम रखते हैं, जो बिल है उसी पे जो कार्ड अटैच है उसको क्या बोल रहे हैं, बिल कार्ड। क्लियर हो गया। उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, इसमें अभी कितना मटेरियल आया, रिसीट लिखेंगे, कितना इशू हुआ तो इशू लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, बैलेंस, कितना बैलेंस बचा। समझ गया, समझ में आया। मान लेते हैं ओपनिंग था मेरे पास 100 रुपए का पड़ा हुआ है और 10 kg है, क्लियर हो गया, और आया आइटम 1 kg और आया, 10 kg की जगह क्या हो जाएगा, +1 हो गया। इस रिसीट में लिखेंगे ना, एक अमाउंट भी अगर लिखते हैं, मानते हैं अमाउंट अगर लिखते हैं, इसमें अगर फॉर्मेट हम देख रहे हैं तो अमाउंट इसमें नहीं है, ठीक है, स्टोर्स लेजर में या देखें तो अमाउंट तो नहीं लिख रहे, सिर्फ क्वांटिटी लिख रहे हैं। तो 10 आया था और अभी कितना आया, 1 आया, क्लियर हो गया, ऐड हो गया, तो बैलेंस पता चला ना, अभी कितना है, टोटली 11 है, ठीक है। तो आप फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट में क्या है, बिल कार्ड देखिए, बिल नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, कोड नंबर, स्टोर लेजर फोलियो नंबर। स्टोर लेजर फोलियो नंबर मतलब क्या, कि जो इसका लेजर बनाता है, अकाउंट बनाता है, उसका पेज नंबर क्या है। ये तो बस कार्ड शो कर रहा है ना, असली अकाउंट का है वो, उसका पेज नंबर, ठीक है। फिर यूनिट कितना, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम और रीऑर्डर लेवल, ठीक है। ये सब तो देखिए फॉर्मेट है। उसके बाद क्या लिखते हैं, रिसीट, इशूड और बैलेंस। रिसीट का हुआ है, डेट लिखेंगे, मटेरियल का रिसीट नंबर क्या है, और क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, प्राइस ये लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। क्या लिखे, डेट लिखे, रिसीट नंबर लिखे और क्या लिखे, क्वांटिटी। क्लियर हो गया। इशू भी किए तो सेम चीज है, डेट, बस रिसीट की जगह आप क्या कर रहे हैं, आप इशू कर रहे हैं ना। इशू मतलब क्या हुआ, आपको कोई मांगा, आपसे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेजिशन नंबर, इसलिए REQ क्या है, रिक्वेजिशन नंबर। क्लियर हो गया, रिक्वेजिशन नंबर और क्या है, क्वांटिटी। तो REQ आपका बस लिखा हुआ है, आप वहां से एरो निकाल के लिख लीजिए। REQ क्या है, रिक्वेजिशन, REQUISITION, लिख लिए, REQUISITION, रिक्वेजिशन नंबर, जो रिक्वेस्ट किए, उसका वो नंबर क्या है, ठीक है। फिर क्वांटिटी, नंबर क्या मतलब, नंबर जो नंबर लिखा रहता है बस, जैसे पेज नंबर है ना, तो बस नंबर, अभी तक कितना रिक्वेजिशन हुआ है, ठीक है। जैसे पांच रिक्वेजिशन मिल गया, अभी कोई आया तो उसका नंबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। या अगर कोई डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो उस वो डिपार्टमेंट अभी तक कितना मांगे थे, तो उनका डिपार्टमेंट का नाम और वो नंबर रहेगा, ठीक है। तो रिक्वेजिशन नंबर और क्वांटिटी, और फिर बैलेंस में क्या करेंगे हम, जितना रिसीट जो मेरा पड़ा हुआ है माइनस कर देंगे, जितना इशू हो गया क्या आ गया, बैलेंस आ गया, ठीक है। ओपनिंग है तो ओपनिंग से भी हो जाएगा, ओपनिंग भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर 2 बिन सिस्टम है। तो अभी जो हम लोग पढ़े वो सिंपल बिन वाला सिस्टम था, मतलब सिर्फ बिन है और उसके साथ क्या लगा हुआ, कार्ड। एक 2 बिन सिस्टम होता है। 2 बिन सिस्टम में क्या होता है, 2 बिन रखते हैं, नाम से क्लियर है। एक बिन में क्या करते हैं हम लोग, इशू के लिए रखते हैं कि कोई मांगेंगे या आएगा तो उसी में हम लोग डाल देंगे, मतलब उसका लगातार यूज करते रहेंगे। और एक क्या है कि हम इमरजेंसी के लिए रखेंगे। इमरजेंसी के लिए मतलब कि जैसे मेरा मेन बिन वाला खत्म हो गया तो हमको क्या करना है, तुरंत ऑर्डर दे देना है कि मेरे पास रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा वो भी खत्म हो जाएगा ना, जो अलग रखे। तो जो अलग रखते हैं हम लोग क्या रखते हैं, सेफ्टी के लिए रखते हैं। कुछ लोग पर्स में पैसा रखते हैं ना, तो वो तो हुआ नॉर्मल पैसा, पर्स में तो पैसा ही रहता है। कुछ लोग मोबाइल के पीछे रखते हैं ना, या कहीं और रखेंगे जहाँ वो खुद भी भूल जाते हैं कहाँ रखें। वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपना रिजर्व बना के चल रहे हैं ना, कि कहीं मेरा वो छूटा तो हम वहाँ भी मेरे पास है। इसी तरह गाड़ी में रहता है ना रिजर्व, पेट्रोल टंकी में, तो जैसे हम लोग का एक नॉर्मल खत्म होता है तो हम लोग को करना पड़ता है ना रिजर्व में, तब चलता है। तो उसका मतलब क्या, पेट्रोल ले लो नहीं तो कहीं भी रुक जाओगे ना, ठीक है। तो पेट्रोल तो मतलब एक इंडिकेशन होता है। तो 2 बिन रखने का भी क्या मतलब, एक कौन सा होता है, रिजर्व बिन, देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, और एक क्या है, रनिंग बिन। रनिंग बिन जिससे काम चलते रहेगा, रिजर्व बिन जैसे आया तो अभी आप डेंजर लेवल पे आ गया, मंगाइए जल्दी, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। डे टू डे वाला काम रनिंग बिन से चलेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, देखिए सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 18 है और इसको बस देख लेना है, इजी है। तो देखिए क्या किया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 200, बस हम लोग क्या फॉर्मेट दिया हुआ है, बस हम लोग को आगे करना है। अच्छा, इसमें नंबर जो 50 लिख दिया है, आंसर देखिए, आंसर में 50 लिखा है ना नंबर में, वो अपने मन से लिखे हुए हैं लोग, सोचिएगा मत कहाँ से डाल दिए। ये क्वेश्चन में कहीं 50 लिखा हुआ था नंबर,
नहीं है। कोड नंबर कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं है। तो ये जो नंबर, कोड नंबर और सीरियल फोलियो नंबर लिखे हैं ये अपने मन से लिख दिए, ठीक है। हम अगर हमको बनाना हो तो क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। समझ में आया? क्योंकि थोड़ी ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। या क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस लगा देंगे बस। क्लियर हो गया? यूनिट बस दिया हुआ है टन में है। देखिए ओपनिंग बैलेंस 200 टन लिखा हुआ है ना, तो टन हो गया। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम ऑर्डरिंग लेवल भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए लास्ट में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, तो वहां से लिखिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए क्या हुआ, अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस है तो सीधे बैलेंस में लिख दिए 200। बुक में देखिए, ठीक है। अब देखिए 2 अप्रैल को क्या हुआ है, इशू हुआ है। इशू हुआ है मतलब कहाँ, इशू कॉलम में लिखेंगे कितना हुआ इशू, 57 टन, और रिक्विजिशन नंबर दिया हुआ है तो लिखेंगे 273 लिखा हुआ है ना। वो नंबर है बस, उसका प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? वो तो बस नंबर है, तो वो लिख दिए। तो कितना हो गया, 200 में हम इशू कर दिए हैं 57 ना, तो 200 माइनस 57 कितना, 143। क्लियर हो गया? फिर आप क्या किए हैं, देखिए अप्रैल 4 को भी फिर से इशू किए हैं, तो इशू किए तो फिर से माइनस हो जाएगा बैलेंस में। 143 में माइनस कितना हो जाएगा, 53। इशू किए ना? क्लियर है? क्लियर है सबको? 83 इशू हुआ है तो 60 बच गया, ठीक है। अब देखिए 5 अप्रैल को रिसीव कर रहे 74 चालान नंबर है, क्वांटिटी कितना 120, तो बैलेंस कितना हो गया 60 प्लस 120 कितना 100। समझ में आ गया? सिंपल है ना, खाली बस प्लस माइनस करना है। क्लियर हो गया? बस हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये आने का भी बहुत कम चांस है, बिन वाला नहीं आता है, मेनली आएगा जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो भी यही है। तो मिलेगा आपको यही क्वेश्चन सब मिलेगा, फीफो लिफो ये सब पढ़ेंगे ना, तो सेम है जो यहाँ हो रहा है ना वो वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो आएगा वो क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है दे दिया जाए एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में तो दे दे तो बना देंगे हम लोग, कुछ आएंगे सिंपल में बन जाएगा। लास्ट फिर एक शॉर्टेज भी लिखा हुआ था, देखिए शॉर्टेज हो रहा है कितना, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है ना, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है शॉर्टेज हुआ 5 का, कब हुआ 13 तारीख को, तो 13 तारीख को हम इशू में ही लिख दिए शॉर्टेज, क्यों, क्योंकि चला गया ना वो, तो शॉर्टेज हो गया मतलब किसी कारण से कम हो गया ना, शॉर्टेज बस लिख दिए। कितना शॉर्टेज हुआ है 5 का, तो 5 का शॉर्टेज का मतलब हुआ तो 58 माइनस 5 कितना हो गया, कितना हो गया 50। क्लियर हो गया? खत्म। आगे जाइए स्टोर लेजर कार्ड में। अब देखिए स्टोर लेजर कार्ड में क्या होता है, जो हम लोग बिन में करते थे ठीक है वही बिन वाला, लेकिन एक चीज इसमें बदल जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मेट में हल्का सा अंतर आ गया है। प्राइसिंग मेथड भी एक आ गया, देखिए है ना, प्राइसिंग मेथड लिखा हुआ फॉर्मेट में, देखिए है फॉर्मेट, क्या हिंदी में नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, सब नहीं आता है इसलिए नहीं लिखे हुआ सर, लेकिन आप इंग्लिश से देख लीजिएगा। अंतर क्या है अब इसमें, एक तो फॉर्मेट में थोड़ा सा बस प्राइसिंग मेथड हो गया, और देखिए नीचे में और देख लीजिएगा कहाँ पे क्या है, एक ही चीज आता है। उसमें क्या था, हम लोग क्या लिख रहे थे, नंबर लिख रहे थे और क्या लिख रहे थे, क्वांटिटी लिख रहे थे ना। इसमें 2 कॉलम और जुड़ जाएगा, रेट भी लिखेंगे और अमाउंट भी लिखेंगे, बस खत्म। क्लियर हो गया सबको? तो रेट में रेट लिख देंगे और अमाउंट में अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कैसे लिखते हैं हम लोग, क्वांटिटी इंटू रेट, कितना हो गया अमाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अमाउंट में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अमाउंट कैसे आता है, क्वांटिटी इंटू रेट। और इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ऊपर क्या लिखेंगे, स्टोर लेजर अकाउंट। अच्छा यहाँ पे आप देखिए स्टोर लेजर बिल कार्ड वाला, देखिए पीछे पलटिए, बिल कार्ड में हम लोग लिखते थे स्टोर लेजर फोलियो नंबर, लिखते थे ना, लिखते थे कि नहीं, बिल नंबर लिखते थे, स्टोर लेजर फोलियो नंबर। अब यहाँ पे आइए स्टोर वाले में, स्टोर में देखिए स्टोर लेजर अकाउंट में देखिए बिल नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों क्या आपस में लिंक है ना, वो तो बिल से अटैच रहेगा, वो कागज कहाँ पे अटैच है, कार्ड बिल में, लेकिन इसका हम रिकॉर्ड पूरा एक बना रहे हैं अपना पर्पस के लिए, किसमें, स्टोर लेजर में, उसका पेज नंबर, उसी को क्या बोल रहे थे वहां पे लिख रहे थे ना, स्टोर लेजर नंबर, ठीक है। फोलियो नंबर मतलब क्या होता है, पेज नंबर, फोलियो मतलब क्या होता है, पेज। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बिल नंबर, किस बिल का ये एंट्री किए हम, क्लियर हो गया, किस बिल का ये एंट्री चल रहा है, किस बिल का स्टोर लेजर बना है, ठीक है। ठीक, तो बस इतना ही है मेनली, इसको थ्योरी के लिए अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या पढ़े अभी हम लोग, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। अगर थ्योरी के में इसका अगर 15 मार्क्स वाला वो आता है और इसमें स्टोरिंग ऑफ मटेरियल भी है, मतलब पूरा हम लोग लिख रहे हैं मटेरियल कंट्रोल के बारे में, तो क्या क्या लिखेंगे इसमें बता देंगे। 2 रिकॉर्ड होता है इसमें, कौन कौन सा, बिल कार्ड और स्टोर लेजर।
बिन कार्ड का डेफिनेशन बता देंगे। बिन कार्ड क्या होता है, कंटेनर, और कार्ड क्या होता है, जो कार्ड इसमें लगा रहता है। और इसमें एक और सिस्टम फॉलो सकता है, कौन सा, 2 बिन सिस्टम भी फॉलो हो सकता है। और क्या लिख देंगे, स्टोर लेजर। क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर्मेट अगर आप देख लीजिए, अगर याद है तो बनाइए, अगर नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। ठीक है, उस फॉर्मेट उस समय, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, फॉर्मेट लर्न ही हो जाएगा वैसे आपको कि क्या है फॉर्मेट, क्योंकि फीफो लिफो में भी यही फॉर्मेट सब लगभग बनता है। ठीक है, तो जो अंतर है आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा अभी के लिए। लास्ट में टाइम रहेगा तो एकदम इसको फॉर्मेट भी आप चाहे तो देख के जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर भी आ सकता है। तो उसके लिए अगर हम चाहें टाइम लास्ट में रहे तो हम इसका फॉर्मेट कम से कम देख के चले जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है बिन कार्ड और स्टोर लेजर में। बिन कार्ड कहाँ होता है, स्टोर रूम में होता है। लेजर वाला कहाँ होता है, स्टोर लेजर, वो तो जहाँ पे अकाउंटिंग चल रहा है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में। क्लियर हो गया अंतर? एक तो बिन वही कंटेनर को बोल रहा है, कार्ड उसी में जो कार्ड लगा होता है। ठीक है, तो वो बिन कार्ड है, और स्टोर लेजर को जहाँ पे काम हो रहा है, अकाउंटिंग हो रहा है पूरा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिन कार्ड ये सब ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना है बस, क्या है इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलिए अब डी में आइए। डी क्या है, इंग्लिश में फिर से नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है डी। इंग्लिश वाले लिखिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज, वहाँ डी लिख दीजिए आप। डी ऊपर में भी लिखिए, और लिखिए क्या, इशू ऑफ मटेरियल्स। मेनली इशू ऑफ मटेरियल्स में ही डी लगाइए, मतलब ऊपर में ही डी लगाइए। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है, 2 बार क्यों डी लिखिएगा, समझ गए? इशू ऑफ मटेरियल्स लिख लिए। ठीक है, अब क्या करिए, वहां भी सी भी 2 बार लिख लिए थे शायद ना, सी को भी ऊपर में बस लिखिए, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स में। ठीक है, इससे पहले जो सी वाला कर रहे थे ना, तो 2 जगह सी मत लिखिए, क्यों 2 जगह लिखिएगा, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स लिख लीजिए। क्लियर हो गया? स्टोरिंग ऑफ मटेरियल के अंदर था क्या, स्टोर्स रिकॉर्ड बनाते हैं, बिन कार्ड ये सब रहता है। क्लियर हो गया सबको? बिन कार्ड को आप 1 में दे सकते हैं, नंबर 1 लिख सकते हैं बिन कार्ड के आगे, और स्टोर लेजर के आगे 2 लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मतलब उसका 2 पॉइंट है ना, स्टोर लेजर स्टोर का। ठीक है, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल का बिन कार्ड 1 हो गया, और स्टोर लेजर कार्ड क्या हो गया, 2। तो स्टोर लेजर कार्ड और एक बिन कार्ड हो गया। ठीक है, स्टोर लेजर कार्ड क्यों लिखा हुआ है, स्टोर लेजर ही तो बस होता है, कार्ड तो नहीं होता है। कार्ड को हटाइए तो वहां से, कार्ड नहीं होगा, स्टोर लेजर कार्ड लिखा हुआ है ना। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अकाउंट लिखा हुआ है, स्टोर लेजर अकाउंट दिखाइए तो हिंदी में। इंग्लिश में कार्ड लिख दिया हुआ, कार्ड नहीं होना चाहिए, स्टोर लेजर होना चाहिए। कहाँ है, स्टोर लेजर लिखना अरे इसमें स्टोर लेजर, हाँ स्टोर लेजर ही है बस। ठीक है, कार्ड को काटिए, कार्ड नहीं होगा, कार्ड थोड़ी है ये तो, लेजर है ना, कार्ड थोड़ी है, कार्ड तो बस बिन कार्ड है। क्लियर हो गया? ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। चलिए अब आइए, लास्ट है हम लोग का मटेरियल कंट्रोल में क्या है, इशू ऑफ मटेरियल्स। अब इशू में अब आ जाएंगे हम। परचेज हम लोग कर लिए, स्टोर करने का भी कर लिए, कंट्रोल करने का भी कर लिए, टेक्निक्स जो था। अब लास्ट बचा है क्या, इशू। लास्ट है ये टॉपिक, क्या है इसमें, इशू ऑफ मटेरियल्स में क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स है किसका, इशू करने का। क्या क्या है, पहला एक्चुअल कॉस्ट मेथड, दूसरा एवरेज कॉस्ट मेथड, और तीसरा नोशनल प्राइस मेथड। क्लियर हो गया? तो एक्चुअल कॉस्ट तो नाम से क्लियर है, कैसे इसको हम लोग इशू करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे इशू कर देंगे। क्लियर हो गया? एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, जितना में खरीदे, जितना में हम खरीदे उतना ही में इशू कर दिए, जो डिपार्टमेंट हमसे मांगने आए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दूसरा देखिए एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट देखिए नाम से क्लियर है, एवरेज करने की कॉस्ट का मतलब उसका असली कॉस्ट नहीं, कौन सा कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, अभी तक का जितना कॉस्ट है उसका एवरेज निकाल लीजिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एवरेज का भी अलग अलग तरीका लिखा हुआ है, एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज होता है, और भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखेंगे अभी। चलिए फिर लास्ट क्या है, नोशनल प्राइस मेथड। नोशनल प्राइस क्या है, नोशनल मतलब क्या होता है, माना गया, असली का नहीं है वो, है ना। या हिंदी में क्या लिखा है नोशनल का, एग्जैक्ट बताइए, काल्पनिक, है ना, असली नहीं है वो, क्या है, काल्पनिक है। एक्चुअल में क्या लिखते हैं, एक्चुअल। क्लियर हो गया यहाँ पे? फिर क्या था हम लोग का, एवरेज में क्या लिखेंगे, एवरेज, एवरेज ले लेंगे। और लास्ट क्या है, नोशनल या इमेजिनरी बोलते हैं, मतलब काल्पनिक है, असली नहीं है, बस आप मान ले रहे हैं। क्लियर हो गया तीनों? तो यहाँ पे ये 3 मेथड है। अब डिटेल में जब हम करेंगे तो ये भी प्रैक्टिकल है, तो इसका हम लोग टाइम लेंगे इसमें। ठीक है, इजी है, तुरंत हो भी जाएगा, लेकिन इसका अलग हम लोग अलग बनाएंगे इसको। ठीक है, मतलब अलग से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का देखिए खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, इसका
थ्योरेटिकल पार्ट जो था इसका, किसका, मटेरियल कंट्रोल का। तो 4 पार्ट है, कौन कौन सा है? पहला क्या पढ़े? टेक्निक्स पढ़े। ऐसे होता क्या, मटेरियल परचेज पहले होता, तो परचेज भी पढ़ लिया हम लोग, परचेज पढ़ लिए, टेक्निक्स फिर क्या किए, स्टोर करने का पढ़ लिए, टेक्निक्स पढ़ लिए हम लोग कंट्रोल करने का, और लास्ट क्या पढ़े? इश्यूज। क्लियर हो गया? तो यहाँ हम लोग का इंट्रोडक्शन जो पार्ट है इसका खत्म हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इसका करेंगे क्या, जो प्रैक्टिकल है, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, जो इसका हम लोग का ये पार्ट है लास्ट वाला इशू का, सिलेबस में बस क्या दिया हुआ है, सिलेबस में आइए, यूनिट 2 का सिलेबस देखिए, उसका सारा प्रैक्टिकल जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है, क्या क्या जरूरत है देखिए। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में देखिए, मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज है, क्या है, फीफो है, लीफो है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट, स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस, तो अलग टॉपिक है, ठीक है? तो जितना ये लिखा है उसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। जो एक्स्ट्रा मेथड सब लिखा हुआ है उसको बस आप क्या कर सकते हैं, नाम देख के बस मीनिंग देख सकते हैं, या नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, मेनली नाम पता होना चाहिए, ठीक है? वो हो भी जाएगा, अभी जब करवाएंगे तो आपको इजीली वो हो जाएगा, ठीक है? मेनली हम लोग को प्रैक्टिकल देखना है जो सिलेबस में मेंशन है। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ हम लोग का जो थ्योरी था किसका, मटेरियल कंट्रोल का बस अभी एक और टॉपिक है मटेरियल का लॉसेस, वो करेंगे हम लोग, ठीक है? तो प्रैक्टिकल एक ही बार में करेंगे, पहले थ्योरी क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। लॉसेस हम जो टॉपिक बचा हुआ है इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, मटेरियल लॉसेस इंग्लिश में है हम लोग का, ठीक है? और हिंदी वाले लोग भी आ गए हैं, ठीक है? तो मटेरियल लॉस देखिए, नाम से क्लियर है, क्या हो रहा है आपको, लॉस हो रहा है मटेरियल का, वही ना मटेरियल लॉसेस है। तो आप अगर प्रोडक्शन करेंगे या कुछ बनाएंगे तो लॉस होगा कि नहीं होगा, मटेरियल का कुछ होता ही है ना, खाना ही हम लोग बनाते हैं तो उसमें ही लॉस हो जाता है। हम चावल को भिगाते हैं फिर धोने के लिए, फिर ऐसे करते हैं तो कुछ चावल चल जाता है, ठीक है? और क्योंकि हम ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं तो कुछ ज़्यादा ही जाता है, ठीक है? या कुछ भी, तो मतलब जो एक्सपर्ट नहीं है तो उसके कारण भी लॉस होता है ना, ठीक है? तो इस तरह का भी लॉस इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि डिज़ाइन अगर आप ठीक नहीं किए प्रोडक्ट का या सही से नहीं संभाल रहे हैं तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है? तो मटेरियल लॉसेस है, ठीक है? तो सब जगह होता है मटेरियल लॉस, अराइज होता है कैसे, मेनली अच्छा से अगर हैंडल नहीं किए, मतलब हैंडलिंग के कारण हो सकता है, स्टोरेज के कारण, या मैन्युफैक्चर करते समय, ठीक है? जैसे सामान खरीद के रख दिए हैं लेकिन उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अगर टाइम उसका पार हो गया तो एक्सपायर हो जाता है ना सामान, ठीक है? या इवन घर में जैसे कुछ अगर सब्जी आप खरीद के रख दिए, उस पर ध्यान नहीं गया तो खराब हो जाएगा ना, वो हो जाता है। तो एक तो हैंडलिंग में भी, लाने समय या इधर उधर करने समय भी, है ना, गिर गया तो उसमें खराब हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा बना रहे हैं हम, तो मटेरियल अगर वो मान लेते गिर गया तो वो खराब हो सकता है, जैसे ग्लास टूट गया तो वो खराब हो जाएगा आपका, ठीक है? उससे अगर कुछ आप बनाते हैं ग्लास से, ठीक है, तो फिर दिक्कत है, या मतलब आपका क्या लॉस हो सकता है। तो किस कैसे कैसे लॉस हो सकता है, देखिए बुक में बहुत अच्छे से समझाया है पूरा मटेरियल चैप्टर, कैसे कैसे लॉस हो सकता है, उसका भी अलग अलग तरीका है। देखिए इवेपोरेशन से हो सकता है, लिक्विड वाला चीज़ तो इवेपोरेट होता है ना, लीकेज हो सकता है, जहाँ पे रखे वहाँ से निकल रहा हो, ब्रेकिंग द बल्क, मतलब कुछ गट्ठा वाला सामान या उसको सॉलिड चीज़ उसको तोड़ते हैं आप, तो उसमें भी तो कुछ नुकसान होता है ना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को कहीं कुछ बनाते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, तो उसको काटते हैं, वो कुछ तो गिरता है इधर उधर, या ठीक से नहीं कटा तो पूरा ही बर्बाद हो सकता है, ठीक है? तो ब्रेकिंग द बल्क, या कोई मटीरियल आप लाए हैं जो उसको तोड़ के काम करना है आपको, तो वहाँ पे भी नुकसान हो सकता है आपको अगर ठीक से नहीं काम हुआ। या नॉर्मल लॉस तो होगा ही, कितना बेकार होता है। केयरलेस हैंडलिंग है, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ऑब्सोलेशंस है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया उसके कारण मटेरियल अब आपका यूज नहीं आएगा, ठीक है? तो अलग अलग लिखा, फ्लड लिखा हुआ है, थेफ्ट लिखा हुआ है, बाढ़ के कारण, चोरी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, ठीक है? तो अलग अलग किया हुआ है। मटेरियल लॉसेस विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। इवेपोरेशन तो इनविजिबल है ना, भाप बन के उड़ गया तो इनविजिबल है, नहीं देख पाएंगे ना आप उसको। जैसे पेट्रोल टैंकर में जब पेट्रोल आता है ना पेट्रोल पंप के लिए, तो कुछ पूरा ही पेट्रोल नहीं आएगा, पूरा ही डीजल नहीं पहुंचता है, कुछ इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है? तो वो तो पता नहीं चलता, इनविजिबल है वो। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, सॉ डस्ट इन वुड वर्किंग प्लांट, ऐश इन कुकिंग इंडस्ट्री, मतलब जो भी चीज़ आपको दिखता है ये वेस्ट का, ठीक है, वुड का जो डस्ट गिरता है, सॉ डस्ट जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है, तो देख सकते हैं ना आप इतना इसका चूड़ा गिरा है, ठीक है? वर्किंग प्लांट
ठीक है, वर्किंग प्लांट है, वुड वर्किंग प्लांट है। फिर ऐश इन कुकिंग इंडस्ट्री, कुछ आप बनाते हैं तो जो क्या हो गया, राख बचता है ना कुछ किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो है, ठीक है। और नई जो देख सकते हैं वही गैस इवेपोरेटेड इन द एयर, तो वो क्या लिखा है, इनविजिबल लॉस है, वो आपको नहीं दिखता है, ठीक है, लिक्विड गैस बन के जो उड़ जाता है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल लॉसेस, तो कितना, इसको कितना भाग में बांटा गया, किस तरह का लॉस हो सकता है, एक नॉर्मल और एक, ये आप जानते हो, नॉर्मल एब्नॉर्मल जानते हो ना, जो होगा ही, जिसको आप कम कर सकते हो अगर थोड़ा ज्यादा ये करोगे, लेकिन नॉर्मल होता है, ठीक है। एब्नॉर्मल क्या होता है, जो क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना, उतना नहीं हम ये किए थे कि इतना लॉस होगा, तो वो जो लॉस हो गया हमको कैसे हो सकता है, डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण, अच्छा सा प्लानिंग नहीं किए हम, ठीक है, केयरलेस हैंडलिंग हो गया, इम्प्रॉपर स्टोरेज, ठीक से स्टोर नहीं किए, एक्सीडेंट हो गया, मतलब जो आप लॉस का आशा नहीं करते हो वो लॉस हो जाता है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल, है ना, ठीक है। और नॉर्मल जितना जैसे इवेपोरेशन है तो वो होगा ही, ठीक है, जो मेनली लीकेज है जैसे होता ही है उस इंडस्ट्री में उतना, ठीक है, तो वो नॉर्मल। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस का, ट्रीटमेंट कैसे होता है, नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या मानते हैं बताइए, नॉर्मल लॉस को, इसका लिए था पिक्चर पहले लिए थे, नहीं लिए सर, इसका एक पिक्चर लेके ये वाला का, ABC वाला, ठीक है, ले लीजिए, ठीक। अब देखिए नॉर्मल लॉस में क्या होता है, मटेरियल का लॉसेस देखते हैं ना, नॉर्मल लॉस में हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉस में क्या होता है, क्योंकि हमको पता रहता है कि ये मेरा बिजनेस का लॉस है, तो वो क्या होता है, कॉस्ट का ही हिस्सा रहता है वो नॉर्मल लॉस। जैसे आपको पता है ना, वो एक चीनी वाला एग्जांपल देते, दुकानदार 100 केजी चीनी लाए, 1 केजी से उनका उनको पता है इधर उधर में चल जाएगा, गिर जाएगा, चींटी खा जाएगी, चूहा खा जाएगा, कभी हमसे थोड़ा बहुत गिरता है, झोंपड़े में ही गिरता है, तो वो अगर 100 केजी लाए हैं खरीद के, 100 केजी लाए हैं, और उनको पता है 1 केजी का तो मेरा लॉस होना ही है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस ना, नॉर्मल लॉस। तो 99 केजी, ये 100 केजी वो खरीदे थे, मान लेते हैं 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए के पड़ा, तो अब इनके पास 99 केजी बचा है ना, तो अब ये क्या करेंगे, इस पे ही क्या कर लेंगे, ये 99 केजी को वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना इसकी कॉस्ट देखने के लिए कि अब 1 केजी का मेरा कॉस्ट कितना है, समझ में आया, तो आपको 10 रुपए से ज्यादा आएगा ना, थोड़ा ज्यादा आएगा, तो उसमें ही क्या करेंगे, इतना तो कॉस्ट मान के चलेंगे, क्योंकि 1 केजी तो उनको लग रहे बर्बाद होना है, क्लियर हो गया, तो कॉस्ट, तो ये 99, ये जो 1 केजी लॉस है, ये कॉस्ट का हिस्सा हुआ कि नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, हटा तो नहीं दिए इसको, नहीं हटाया, ऐसा तो नहीं कि 10 रुपया माइनस करो 1 केजी तो नहीं है मेरे पास, समझ में आया, हटाएंगे इसको, मतलब क्या है, कॉस्ट का ही हिस्सा होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है कौन, नॉर्मल लॉस, ठीक है, मतलब क्या, जितना मेरे पास बचा हुआ है सामान, उतना जो कॉस्ट हम लेके लाए हैं वो कॉस्ट उतना ही सामान का हम लोग उसके हिसाब से ही कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नॉर्मल क्या होता है, तो इसका आप क्या आशा नहीं किए थे और इसको आप नहीं दिखा सकते हो अपने कॉस्ट में, जैसे क्या हुआ, अचानक ये पता चला कि वो जो बोरा ला रहे थे, क्या हुआ कि गिर गया मुझसे लाते समय, एक्सीडेंट हो गया, मतलब जैसे बोरा ला रहे थे, मान लेते हैं पीछे बाइक के पीछे रख के, स्कूटी के पीछे रख के, या कैसे भी उनसे क्या हुआ, गिर गया, अब लास्ट में क्या हुआ, क्योंकि पूरा गिर गया, खराब हो चुका है चीनी, अब उनके पास जब तक वो उठाते हैं पता चलता है 10 केजी बचा हुआ है, सीधे 90 केजी यहाँ पे चला गया ना, समझ में आया, तो 90 केजी इनका ये जो चला गया, तो ये क्या है, एब्नॉर्मल, ठीक है। अब ये एब्नॉर्मल है, इसको हमको कहाँ नहीं जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है, मतलब क्या हुआ, 1000 रुपया में हम लाए थे खरीद के चीनी, अब 90 केजी का उससे माइनस कर दीजिए, कितना माइनस कर देंगे, 900, कॉस्ट अभी कितना बचा आपका, 100 रुपया, कितना आपका ये रहेगा, 10 केजी, क्लियर हो गया, तो ये 10 केजी का दाम कितना मानेंगे हम, 100, ये जो एब्नॉर्मल हुआ है ये यहाँ से हट जाएगा और कहाँ चले जाएगा, इसको आप प्रोडक्ट आप बेच तो नहीं सकते है ना, क्योंकि आप ही बेचेंगे तो आपका महंगा बिकेगा ना, फिर आप अगर बेचोगे 10 केजी का तो 1 ही केजी 100 रुपए में बिकेगा, मान लो आप प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हो तो भी क्या है, 1 केजी का 100 रुपया, दूसरी दुकान में वही 11-12 रुपया में बिक रहा है, कहाँ लेंगे, वही लेंगे, अगर आपसे ले भी लिएगा, मान लो कि भावुकता में
फिर ले लिए, दोबारा फिर आएंगे नहीं आपके दुकान में ना, ध्यान से समझिए कि ये तो बहुत महंगा बेचते हैं। कस्टमर को नहीं मतलब है आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको मतलब है कि बाकी दुकान में कितना मिल रहा है ना, ये होता है ना नॉर्मल। इसीलिए अब नॉर्मल को इतना नहीं बनाया जाता है कॉस्ट का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आपका इतना ही इतना को आपका जो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट है 11-12 का जो भी है उसको बेचिए। इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे हम लोग, कॉस्टिंग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना, वहां पे दिखाई है, वहां पे मतलब ये वहां चल जाएगा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ लॉस है फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, कंट्रोल ऑफ लॉस, ठीक है। तो ये जो एबनॉर्मल वाला है ये कहां चल जाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जबकि नॉर्मल लॉस वाला क्या, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही हिस्सा रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है। क्लियर हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है, मतलब कॉस्ट में ही उसके लिए माइनस करके हटाते नहीं। देखिए यहाँ क्या हुआ, एबनॉर्मल को माइनस किए ना हम, मतलब क्या हुआ, 1000 रुपए कॉस्ट से हटा दिए, जबकि यहाँ पे देखिए नॉर्मल का भी हटाए, समझ में आया। तो नॉर्मल का इंक्लूडेड है, अभी ये इसी का नाम बन गया 99 का, लेकिन इसमें अब क्या किए, ये 90 केजी को उड़ा दिए यहाँ से, क्योंकि अब नॉर्मल है, इसका हम नहीं शामिल कर सकते। नॉर्मल माइनस हो जाता है, कॉस्ट का हिस्सा वो नहीं रहता है, वो हटा दिया जाता है कॉस्ट से, जबकि नॉर्मल रहता है। क्लियर हो गया, यस सर, ठीक है। अब बाकी सब देखिए, फिर कंट्रोल ऑफ लॉसेस लिखा है, तो कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। प्रोविजन बनाइए, स्टोरेज प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी हो आपका अच्छा। अगर आप मान लेते हैं 1 केजी आपका लॉस ऐसे ही जाता है, लेकिन आप अगर अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो 1 केजी भी नहीं जाएगा आपका, हो सकता है थोड़ा ही बहुत बच जाए, ठीक है। आप कुछ ऐसा रखें कि चींटी नहीं आ पाए, चूहा ना आ पाए, या उसका कंटेनर कुछ ऐसा रखे कि नहीं कोई दूसरा उसको खराब कर पाए, ठीक है। तो उससे क्या हो, जैसे पैकेट्स ही बना के आप रख लिए चीनी का, तो फिर अब लॉस क्या होगा, तो होगा नहीं, तो पैकेट्स बना लिए ना आपसे, ये पैकेट हम आते हो, ठीक है। तो पैकेट्स ही बना के रख लिए तो आपको इजी है, या इसी तरह कोई भी मेथड जिससे क्या हो आपका लॉस कंट्रोल। तो अलग अलग मेथड है, फीफो मेथड क्या होता है अभी देखेंगे हम लोग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, पहले आया पहले गया, क्या हुआ, पूरा ज़्यादा देर तक हम स्टोर करके तो रख नहीं रहे मटेरियल को, तो लॉस होने का चांस कम है ना। ये पुराना जो है उसको पहले बेचते हैं, क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसको पहले बेचे, तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक वो रहेगा नहीं, तो क्लाइमेट की वजह से मतलब रिस्क कम हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि हम क्या करते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको हटाते जा रहे हैं, जो पहले आया था पुराना को पहले बेच दो, खत्म करो उसको, ठीक है। तो अलग अलग और पॉइंट्स भी है कि सही से हम हैंडलिंग करेंगे, प्रोसीजर अच्छा रखेंगे मूवमेंट का, ऐसा ना रखें कि मेरा लॉस हो जाए, ठीक से उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, चलो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल रखेंगे, ठीक है। ये सब रिपोर्टिंग भी लिखा हुआ है कि रिपोर्ट भी करेंगे सही समय पे, ताकि एक्शंस लिया जा सके, ठीक है। तो ये कंट्रोल ऑफ लॉसेस। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ मटेरियल लॉसेस, कितना तरह का मटेरियल लॉसेस होता है। सबसे पहले क्या है, वेस्ट या वेस्टेज, ठीक है। तो वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया मतलब क्या, वो तो गया, सीधे गया ना, चीनी हम ला रहे हैं और क्या हुआ, गिलास में पानी पीने के लिए रखे थे या जग रखा था नीचे, बाल्टी रखा था, चीनी ऐसे गिरा उससे, अब कहाँ से आएगा, तो वेस्ट हो गया ना, ठीक है, तो गया, ठीक है। तो अब क्या है, जिसका रिकवरी नहीं होता है कुछ, तो वो क्या होता है, वेस्ट। दूसरा क्या, स्क्रैप। स्क्रैप क्या हुआ, जिसका आपका रिकवरी होता है ना, क्लियर हो गया, जिसका रिकवरी होता है वो क्या हो गया, स्क्रैप। तो अच्छा, वेस्ट का भी 2 टाइप्स दिया हुआ है, क्या क्या, नॉर्मल और एबनॉर्मल। हिंदी में भी है इस सब टाइप्स ऑफ वेस्टेज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, टाइप्स ऑफ वेस्टेज। तो 2 तरह का है, क्या, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो नॉर्मल का क्या होता है, सेम वही लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, जो होता ही है। और जबकि एबनॉर्मल क्या है, जो कि नॉर्मल वेस्ट से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो हो गया। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट तो हम लोग जानते हैं ना, तो वैसे है, ठीक है। तो लेकिन इससे कुछ मिल नहीं रहा है आपको। कंट्रोल ऑफ वेस्ट का, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट में अच्छा वेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग जो कंट्रोल ऑफ लॉसेस पढ़ रहे थे, वो सब सारा तरह का लॉसेस का कंट्रोल लिखा हुआ था। अब सिर्फ किसका लिखा हुआ, वेस्ट के लिए, वेस्ट को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो उसका पॉइंट लिखा हुआ है, ताकि हम स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ वेस्ट बना लें कि इतना ही कम से कम वेस्ट हो मेरा, उससे ज़्यादा हो तो मेरा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट्स अभी पढ़ रहे थे उस तरह का, ठीक है। अच्छा मेजर्स हम रखे, ठीक है, क्वालिटी अच्छा रखे मटेरियल का, तो वेस्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये सब ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट फिर से सेम चीज लिखा हुआ है, वेस्ट का भी ट्रीटमेंट कैसे होगा, नॉर्मल लॉस है तो क्या मानेंगे, प्रोडक्शन का हिस्सा
ठीक है, और एबनॉर्मल है तो हटा देंगे। कहाँ पे लिखा है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए लिखा हुआ है बुक में बस इस तरह, हाँ लिखा हुआ है ना। क्लियर हो गया? तो सेम कॉन्सेप्ट है वेस्ट में भी, जो लॉस का है कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है। स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप कुछ जो बच गया है ना, हिंदी में क्या लिखा है? क्या है? छिलन। यस सर। अच्छा, रेसिड्यू जो बच गया है आपका, ठीक है। तो कुछ कुछ इंडस्ट्री में होता है, जैसे वही फर्नीचर वाले में होगा ना, वुड इंडस्ट्री है तो उसमें होगा, ठीक है। या आप कोई चीज़ जैसे लिखा हुआ है स्टील शीट सब काटते हैं, स्टील का कुछ बनाते हैं तो शीट्स कुछ काटते हैं उसका, तो उसमें भी कुछ कुछ गिरेगा ना स्टील का टुकड़ा, ठीक है। तो जिसमें भी ये सब बनता है तो उसको अगर बेच के आप कुछ पैसा मिलता है आपको, तो वो तो माइनस करेंगे ना लॉस से। हम लोग पढ़े थे ना, लॉस वाला माइनस करते थे ना। इधर हम लोग लॉस, इधर लॉस लिखे तो उधर से हटाते थे जितना पैसा मिल गया राइट साइड में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्क्रैप है नॉर्मल स्क्रैप और एबनॉर्मल। तो नॉर्मल का जो नॉर्मली होता है, ठीक है, तो वो तो हमारा उसी का पार्ट है, और एक्सेस हो गया तो एबनॉर्मल। ट्रीटमेंट में देखिए, अगर कुछ मिल रहा है आपको नॉर्मल स्क्रैप का, तो उसको क्या करेंगे? लॉस से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट से मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। अगर हमको वो चीनी जो मेरा गिरा, चीनी को छोड़ देते हैं, उसको स्क्रैप नहीं बोलेंगे उसको, वुड वाला काम चल रहा है, नॉर्मल लॉस होता है मेरे को मान लेते हैं, और उसको हम बेच दिए, बेचे तो आपको 10 रुपया मिला, ठीक है। मान लेते 10 केजी हुआ था वो वुड वाला, किसी को भी बेचे वो 10 रुपया हमको दिए, तो वो 10 रुपया माइनस होना चाहिए ना, कितना कॉस्ट है उसका। उतना तो आपका कॉस्ट नहीं रहा, कुछ पैसा तो मिल गया आपको। तो नॉर्मल से जो पैसा आएगा वो लेस होगा ना कॉस्ट से, टोटल से, ठीक है। तो जो स्क्रैप बेचने से आया वो उसका उससे लेस हो जाएगा। और अगर ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल तो कहाँ जाता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ ज्यादा ही लकड़ी ही कमजोर था, कभी कभी कोई चीज होता है ना कि काम वो नहीं आया, पहले ही खराब हो जाए, तो घिसे घिसे और फिर पूरा ही घिसना घिस आ गया ना, मतलब पूरा घिसा गया मतलब वो टूट गया, वो कमजोर था है ना। तो जहाँ भी ये लॉस होता है ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। होटल में अगर खाना बन रहा है और वो लोग आटा सानने के लिए डाले, तो आटा गलती से ऐसा ले आए, क्वालिटी अच्छा नहीं था, सोचे थे चलो सस्ता में करेंगे, आटा में पानी डाले और आटा का कलर ही चेंज होने लग गया, कुछ और होने लग गया, तो पूरा नॉर्मल लॉस हुआ ना। नॉर्मल थोड़ी हुआ, थोड़ा सा बहुत जो आटा इधर उधर गिरे वो नॉर्मल है, लेकिन पूरा ही बेकार हो जाता है तो नॉर्मल है, या ज़्यादा ही बेकार हो जाता है नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका भी वही कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसका लिखा हुआ है। डिफरेंस क्या होता है वेस्ट और स्क्रैप में? वेस्ट तो गया सीधे, पूरा ही वेस्ट हो गया ना, और हर जगह वो सारे इंडस्ट्री में होता है, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो कुछ होगा ना वेस्ट, कि पूरा 100% यूज हो जाएगा, कुछ वेस्ट हो सकता है, कभी पानी ज़्यादा डाले कम डाले उससे भी तो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, या कुछ गिर गया इधर उधर। लेकिन स्क्रैप बस कुछ ही इंडस्ट्री में होता है। स्क्रैप क्या हुआ? जो छीलने के बाद या जो भी काटने के बाद बच गया या वो बेकार हो गया। क्लियर हो गया? फिर स्पॉइलेज है, देखिए नेक्स्ट है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या लिखा हुआ? वैसा पोर्शन प्रोडक्शन का जो कि क्या हो गया है, इस तरह से डैमेज हो गया है मैन्युफैक्चर करने के दौरान कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता है इवन आगे काम करने के बाद भी, और उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा आपको, या तो सेकंड टाइप का क्वालिटी या थर्ड क्वालिटी गुड्स के जैसा। जैसे जो बड़ा फैक्ट्रीज होता है ब्रांड वाला गुड्स बनता है ना, जैसे रिबॉक का बन रहा है, नाइकी का बन रहा है, एडिडास या कोई भी ब्रांडेड वाला जब, तो अगर उनका मटेरियल में कुछ डिफेक्ट हो जाता है ना बनाते समय, तो आप देखिएगा वो सामान बिकता है मार्केट में, लेकिन क्या बोलते हैं ये सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है, या मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट है इसीलिए वो सस्ता में अब मिलेगा। होता है ना, असली सामान आप खरीदते तो मान लेते 4,500, लेकिन ये 800 ही में दे दिया जा रहा है, 400 रुपया में दे, क्योंकि थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, तो वो लोग उसको अब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल सामान के जैसा कि मेरा अच्छा क्वालिटी के जैसा उसको नहीं बेच सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, सेकेंड या थर्ड के रूप में बिकेगा। ठीक है, प्रोसेस नहीं होगा उसका। टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज, इसमें भी नॉर्मल है और क्या है, एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल में क्या लिखा है, जो कि नॉर्मली होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग का ही प्रोसेस का पार्ट है ना, और एबनॉर्मल जो पार्ट नहीं है, एक्सेस हो गया। एक्सेस किसके कारण हो गया, लिखा ब्रेक डाउन हो गया, मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, इन्फीरियर क्वालिटी है, सही क्वालिटी नहीं था मटेरियल का, इसलिए ठीक से नहीं बना। ठीक है, ये सब है। कंट्रोल ऑफ स्पॉइलेज देखिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो इससे पहले इसका नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में भी लिखा हुआ है। नॉर्मल तो उसी फिर से शामिल हो जाएगा ना, नॉर्मल तो होना ही है ना, ये मान के चलते, इसलिए वो शामिल हो जाता है कॉस्ट में, जबकि एबनॉर्मल क्या करते हैं, हटा देते हैं।
कहाँ वो डाल देते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड, तो सब में तो वही लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? इंग्लिश में गलती से लिखा हुआ है चार्ज टू क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। कंट्रोल ऑफ स्पॉइलेज के जस्ट ऊपर देखिए, कंट्रोल ऑफ स्पॉइलेज के जस्ट ऊपर हिंदी में लिखा है तो ठीक है। कहाँ है स्पॉइलेज? हिंदी में नहीं, ओ हिंदी में अलग से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इंग्लिश से बस पढ़ सकते हैं उसको और मेनली डिफरेंस तो समझ सकते हैं, ठीक है। सब में तो एक ही चीज हो रहा है ना, नॉर्मल क्या है, कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, नॉर्मल नहीं बनेगा कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये बन रहा है, इसका एक फोटो ले लीजिए ठीक है। डिफरेंस तो ये तो अब हम लोग जान गए, स्क्रैप क्या होता है, स्पॉइलेज क्या है, उसके बेसिस पे लास्ट में क्या है, ऑब्सोल्यूशंस। ऑब्सोल्यूशंस क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, हिंदी में है ये नहीं है, है ठीक। ऑब्सोल्यूशंस क्या लिखा हुआ है हिंदी में, अप्रचलन ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, प्रचलन में नहीं है, या मटेरियल अब वो फैशन चेंज हो गया, अब ये मटेरियल कहाँ नहीं आएगा, नहीं बिकेगा, तो अब क्या हो गया, लॉस हो गया ना सीधा सीधा। तो ये लॉस कब कब होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन मान लो आगे का पीरियड का नहीं सोचा होगा, प्लानिंग नहीं किए होंगे कि हो सकता है कि अभी क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, तो उसी स्टाइल का जूता हम बनाए कि नहीं बनाए, या उसी कपड़ा बनाए कि नहीं बनाए। जैसे पुराने जमाने में कपड़ा का दूसरा स्टाइल था ना, शर्ट का अलग था, पैंट का अलग था, ये होता था एकदम बड़ा ऐसे मोदी या क्या बोलते हैं उसको ना। देखिए आप पुराने फिल्म में हीरो लोग जो पहनते हैं ये एकदम नीचे तक रहता है ना, अभी वो पैंट कहाँ बिक रहा है, नहीं बिक रहा है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं उसी का समय क्या हुआ कि वो लोग ध्यान नहीं देंगे, चेंज हो रहा है, तो उनका बेकार चल जा सकता है ना स्टॉक, या उनको अब उसी को चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगा ना फिर से, क्योंकि एक बार बना दिया अब चेंज करो। तो ऑब्सोल्यूशंस में क्या हो गया कि आपका वो ट्रेंड ही हट गया, तो उसके कारण अब लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये अगर लॉस हुआ है, ठीक है, किसके कारण, वही नॉर्मल अब नॉर्मल है, तो उसका सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम प्रोसेस है ना। अच्छा इंग्लिश में वाला चेंज कर लिए, कॉस्टिंग पीएनएल कर लिए, ठीक है चलिए ठीक। तो खत्म हो गया हम लोग का, क्या खत्म हो गया, क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, मटेरियल। इसका करना क्या है, अगर ये एग्जाम में आएगा हम लोग का वही एक्सप्लेनेशन जो है कंटिन्यू रखिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर आता है वही 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का भी आए, तो मटेरियल लॉसेस का कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे, पहले मटेरियल लॉसेस क्या होता है ये समझाएंगे, मतलब इंट्रोडक्शन दे देंगे, क्लासिफिकेशन नॉर्मल एबनॉर्मल, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस लिख देंगे कि नॉर्मल को क्या करते हैं, एबनॉर्मल। क्लियर हो गया यहाँ तक। कंट्रोल का आप चाहें तो सिर्फ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, पॉइंट्स बस 4-5 पॉइंट, आप 5 पॉइंट देख लीजिए क्या है पॉइंट, और फॉर्म्स ऑफ मटेरियल लॉसेस लिखना है, कितना तरह का मटेरियल लॉस होता है, वेस्ट है, स्क्रैप है, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज और ऑब्सोल्यूशन। क्लियर हो गया। और इसका बस मीनिंग जान लीजिए, मीनिंग और ट्रीटमेंट तो सेम ही होता है, क्या नॉर्मल जाएगा ऐसे और नॉर्मल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो मीनिंग और ये, लेकिन इसको भी थ्योरी का जितना पोर्शन है अभी लर्न करने नहीं बैठिएगा, एकदम लास्ट में, अभी मेनली बस समझ लीजिए, ठीक है। पहले पूरा चीज खत्म हो जाए आपका, फिर आप क्या कर सकते हैं उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी मेरी समझने में ध्यान दीजिए। तो आप लोग तो क्लास भी किए और जो रिकॉर्ड हो रहा है तो वो लोग भी इससे देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी का लास्ट में पहले हम लोग जो आराम से इसमें मार्क्स उठ सकते हैं, जो प्रैक्टिकल्स है उसको भी देखेंगे, थ्योरी दोनों प्रिपरेशन रखना है ताकि कुछ भी आ जाए हम लोग आराम से उसको अटेम्प्ट कर सके। तो अभी हम लोग पढ़े मटेरियल लॉसेस, आया है, हाँ देखेंगे, प्रीवियस वाला भी देखेंगे, क्वेश्चन पेपर पूरा देखेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या है मटेरियल लॉस में, अभी हम लोग क्या देखे कि मटेरियल लॉस होता है, क्या है मटेरियल लॉस होता है उसको मटेरियल लॉस बोलते हैं। तो लॉस का अलग अलग कारण है, क्या है, नॉर्मल, एब्नॉर्मल। नॉर्मल जब होगा ही, एब्नॉर्मल जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था लेकिन वो हो गया। तो नॉर्मल क्योंकि हम लोग का बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो इसलिए कॉस्ट का ही पार्ट रहता है, कुछ हम लोग नहीं हटाते हैं। जबकि एब्नॉर्मल हम लोग का मान के नहीं चलते बिजनेस का पार्ट, इसलिए हो गया, उसको हटा देते हैं। कहाँ में देते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट अकाउंट बन रहा है उसमें चल जाएगा, इस मटेरियल का में नहीं रहेगा वो। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए उसको हटा देते हैं, क्योंकि मेरा फिर बिकेगा नहीं। अगर इसको हम नहीं हटाएंगे तो वही 1000 केजी, 1000 रुपया अब हम 10 ही केजी का लेंगे, मतलब 1 केजी हम चीनी बेचना पड़ेगा 100 रुपया में, क्योंकि मार्केट में नहीं बिकने वाला, बिकेगा भी तो आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा कि ये महंगा देता है। क्लियर हो गया। फिर तो कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं उसका लिखा हुआ है पॉइंट, तो इसको हम लोग देख लेंगे थ्योरी के लिए भी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग खत्म कर लिए इसका भी। अब प्रैक्टिकल बचा हुआ है बस इस चैप्टर का। ठीक है, ये हो गया। भी नहीं कर रहा, हाँ क्या हो गया? नहीं रुक रहा है शायद। नहीं रुक रहा है, एक तो कर दीजिए। कोई बात नहीं। 50 मिनट का ये हो गया। मटेरियल लॉस हम लोग को बहुत लॉस कर दिया क्या?